जीके के लिए मास्टर वीडियो संख्या 4 होगी और यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको 250 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा। इसी तरह की अपडेट और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, हर रोज शाम को आपको एक 50 क्वेश्चनों वाली वीडियो मिलती है। जब वो वीडियो की संख्या 5 हो जाती है तो उनको ऐड करके एक मास्टर वीडियो बनाई जाती है। ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद फायदेमंद होगा। चलिए शुरू करें वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित है। तो अभिषेक वर्मा का संबंध है शूटिंग से। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताते रहें। आगे है कि यहाँ पे एक अनुक्रम दिया गया है और आपको इस विकल्प में से उस अनुक्रम को फॉलो करवाना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो 3 ऑप्शन है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, लेकिन जो अब्राहम लिंकन है इनका संबंध मतलब कि ये वहाँ के पहले प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पे इनका जो भरा जाएगा नाम मतलब कि इसका विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े तो अगला है कि भारतीय रुपए में एक चीनी युआन का मूल्य लगभग कितना होता है। मतलब कि $1 में पता है आपको कि लगभग 70 रुपए के आसपास होता है। हालांकि ये कम बेसी होता रहता है, लेकिन उसी तरह बताइए कि $1 में एक चीनी युआन में कितना रुपए होगा। लगभग 10 रुपए। लगभग 10 रुपए। अगला है कि किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है। कौन सी अपक्रिया होती है? तो ये होती है रासायनिक अपक्रिया। अगर कोई चालक द्रव है मतलब कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां पे होता है रासायनिक अभिक्रिया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा लोचदार है। लोचदार, तो ये है स्टील। सही उत्तर होगा स्टील। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। आसान क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण भी है। तो आपने सुना होगा पीवीसी का नाम, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरल धातु है। मतलब धातु भी हो और तरल भी हो। वैसे आप देखेंगे तो कोई भी धातु लगभग 90% धातु तरल नहीं होती है, लेकिन ये ऐसी धातु है जो कि धातु है और तरल होता है रूम टेम्परेचर पर। यह है पारा, जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए, अगर एसी को कह रहा है डीसी में बदलने के लिए, अगर हाई एसी को लो एसी में बदलना हो तो इसको हम ट्रांसफार्मर से यूज करेंगे, लेकिन अगर एसी को डीसी में बदलना हो तो रेक्टिफायर का यूज होता है। कौन सा अनुपात किए गए कार्य को अभिव्यक्त करता है। मतलब कार्य बराबर क्या होता है, यही आपको बताना है। अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। ABCD होता है कार्य बराबर है बल गुणे विस्थापन, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो टाइफाइड होता है जीवाणु के कारण। अगला है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। हर्षवर्धन को किसने हराया था। तो ये हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जामों में पूछा जा चुका है। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण मिर्च हमारे मुख में जलन उत्पन्न करती है। मिर्च में ऐसा क्या होता है कि वो इतना जलन उत्पन्न करता है। तो मिर्च में होता है कैप्साइसिन। कैप्साइसिन होता है जो कि जलन के लिए जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। जो नाखून होता है उसमें पाया जाता है। अगर उसकी कमी हो जाएगी तो आपके नाखून फटने लगते हैं, नाखून टूटने लगता है, तो ये होता है केराटिन। केराटिन ये नाखून में पाया जाता है। अगला है कि किस महिला क्रिकेट को विजडन अल्कमैन की लीडिंग महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये है स्मृति मंधाना। आगे बढ़े तो अगला है कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये पुस्तक किसने लिखी है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर
तो इस पे एक मूवी भी बन चुकी है और ये बुक लिखी गई थी संजय बारू के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला है कि किस शहर में भारत के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन किया गया। वोटर के लिए दिवस मनाते हैं हम हर साल 25 जनवरी को, तो आपको बताना है कि वाटर पार्क कहाँ बना है। ये बना हरियाणा में, हरियाणा में कहाँ, गुरुग्राम में। अगला है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये आपको बताना था, तो ये है मुंबई में। अगला कि सार्क का फुल फॉर्म बताइए। सार्क, इस सार्क का, तो इसका फुल फॉर्म होता है एस से साउथ, ए से एशियन, फिर ए से एसोसिएशन और उसके बाद आरसी से होता है रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि आपका विकल्प नंबर सेकंड वाला सही होगा। रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगला है कि भारत के अलग राज्य के रूप में झारखंड का गठन किस वर्ष किया गया। बिहार से कटकर बना था ये, लेकिन किस साल। ये बना था सन 2000 में। रांची है इसकी कैपिटल। अगला है कि भारत की न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर कौन है। न्यायिक प्रणाली पूछा गया है, तो यहां पे है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगला है कि गैस रिसाव का पता लगाने में मदद के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर में क्या मिलाया जाता है। इनमें से आपको बताना है, तो इसमें मिलाया जाता है एथन इथियोल, एथन इथियोल। अगला है कि 20 हर्ट्ज से नीचे वाले आवाज की आवृत्ति को क्या कहेंगे। देखिए जब बहुत ज़्यादा होता है तो इसे हम सुपरसोनिक कहते हैं, लेकिन 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ को, जिसको मनुष्य नहीं सुन पाएगा, तो इसे कहते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक मनुष्य सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को। अगला है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। देखिए इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन, जैसे कि किसका आविष्कार कौन किया, या फिर ढेर सारी वीडियो ऐप पर ऑलरेडी अपलोड है, आप ऐप पर जाकर उसे देख सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये किया गया था रोजेंटन के द्वारा, रोएंजनटन के द्वारा। किस देश ने भारत के अधिमान्य व्यापार की स्थिति को सामान्यीकृत प्रणाली वरीयता यानी कि जीएसपी को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि करीब करीब 5-6 महीने पहले का है और ये किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अगला है कि प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है। ये मस्तिष्क से संबंधित है और मस्तिष्क के ललाट भाग से संबंधित होता है। आगे बढ़े। अगला है कि बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है। पानी के बुलबुले में, तो ये होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब उसके परावर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तब तो वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और अब देखेंगे कि हीरा भी चमकता है, तो ये जो बुलबुले में चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अगला है कि मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन सबसे पहले भारत आए। सबसे पहले वास्को डिगामा भारत आया, जो कि एक था पुर्तगाली। कब आया? 1498 में। अगला है कि हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, क्यों? ऊपर जाता है। अगर उसमें हीलियम भरा रहेगा तो ये आप उसे छोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है। क्रस्ट में आपको बताना है, तो पृथ्वी की क्रस्ट में होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब कि O2। अगला क्वेश्चन है कि मकड़ियां किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। जो मकड़ियां होती हैं, जैसे इनकी प्रजाति होती है मोलास्का, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा, तो इसमें से किसके अंतर्गत आती है?
तो ये आती है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। यह एक वीडियो एक टेस्ट के रूप में है, अगर आप टेस्ट के रूप में लेंगे इसे तभी आपको वो फायदा ज़्यादा होगा। अगर आप ऐसे देख के छोड़ देंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगला है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। ये करंट का क्वेश्चन हो गया और जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय राजनाथ सिंह है। इनका लोकसभा का क्षेत्र है लखनऊ। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा दूध को कई दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दूध जल्दी खराब हो जाता है, देखेंगे आप कि 24 घंटे में खराब होने लगता है अगर आप उसे गर्म करके नहीं रखेंगे तो गर्म करके रखने पर 1-2 दिन रह जाएगा, लेकिन अगर हम पाश्चुरीकरण की क्रिया अपनाएं तो ये कई दिनों तक इसे सुरक्षित रख सकते हैं। अगला है कि सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनमें से आपको बताना है। तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत होती है कोरोना किरीट। अगला है कि सुनामी का कारण क्या है। सुनामी जब आता है समुद्र में तो कई कारणों से आता है देखा जाए तो, लेकिन मेन कारण क्या है उसका। मेन कारण है भूकंप। अगला है कि टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स भारत के किस राज्य में स्थित है। टिहरी से आपको पता हो जाना चाहिए, ये है उत्तराखंड में। आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं इसे ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप वो वाला ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ से फ़ायदा ये होगा कि आप कम समय में इसे दोबारा और तिबारा पढ़ पाएंगे। कोई भी चीज़ एक बार पढ़ने से याद नहीं रहता है, अगर आप उसे 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि अमरनाथ गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है। अमरनाथ यात्रा के बारे में आपने सुना होगा, आसान क्वेश्चन है। यह है जम्मू एंड कश्मीर में, इसके बारे में हर साल यात्रा भी होती है। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये मनाया जाता है अप्रैल में, और अगर इतना बता दिया गया तो आपका सही उत्तर होगा 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। अगला क्वेश्चन है कि टार्टरिक एसिड किससे मिलता है। टार्टरिक एसिड, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो ये मिलता है अंगूर से, टार्टरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि जिसको हम जर्मन सिल्वर बोलते हैं यानी कि रजत, यह एक मिश्र धातु होता है। आपको बताना है कि किसका किसका और किसका। जर्मन सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे जिंक तो जरूर होगा, तो अगर इस तरह आप देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जर्मन सिल्वर की बात की गई है यानी कि जिंक के साथ कोबाल्ट भी होगा, और जिंक के साथ कोबाल्ट वाला जिंक के साथ निकेल होगा, तो जिंक के साथ निकेल वाला बस एक ही ऑप्शन है ये वाला, यानी कि जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर, जिंक और निकेल। अगला है कि भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। जैसे कि इस समय भारत में 18 रेलवे जोन है, तो 2 रेलवे जोन है मुंबई में। अगला है कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 से 2019 में पॉलिटिकल लीडर्स पोजीशन एंड एक्शन ऑन एयर क्वालिटी इन इंडिया, इसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है जो भारत में हो। तो ये है उत्तर प्रदेश का और ये है कानपुर, ये बसता है गंगा नदी के किनारे। अगला है कि ऑन्कोलॉजी किस रोग से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी, किस रोग की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, यह होता है कैंसर। आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है कि महावीर को किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। जैसे भगवान बुद्ध को बोध गया बिहार में हुआ था, उसी तरह महावीर को हुआ था पावापुरी में। अगला है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया। अगर भारत पर आक्रमण की या फिर भारत में मुसलमानों के राज को आप देखेंगे तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। कब? यह है 712 ईस्वी में। अगला है कि नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है।
नटराज की कांस्य मूर्ति आपने देखा होगा फिगर में, तो ये है चोल वंश से, चोल वंश से। अगला है कि अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो ये लोग रहते थे अकबर के दरबार में, मुगल शासक था। अगला है कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? मतलब कि अगर आप इन सबका टाइम पीरियड पता होगा आपको, जैसे कि 1556 से 1605, 1605 से 1627, 1627 से 1657 और 1657 या 58 से आगे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, तो ये थी अकबर की समकालीन। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? तो ये है राष्ट्रकूट वंश से। अगला क्वेश्चन है, किसके काल को मुगल काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? देखिए, चित्रकला कहा गया है, वास्तुकला से इसको कंफ्यूज मत करिए। वास्तुकला का होगा तो शाहजहां, लेकिन चित्रकला का मतलब कि जहांगीर, जो कि रूल किया 1605 से 1627 तक। क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? दो कंडीशन होती है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण होता है हर पूर्णिमा को, नहीं होता है, लेकिन ये होता है केवल और केवल पूर्णिमा को। उसी तरह जो सूर्य ग्रहण होता है ये होता है अमावस्या को। अमावस्या मतलब कि जब पूरी रात काली रहती है, और पूर्णिमा मतलब कि जब पूरी रात काली नहीं रहती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्र ग्रहण के समय बीच में कौन रहता है। आपको पता होगा कि जब ये तीनों एक लाइन में आते हैं, जैसे कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तभी कोई ग्रहण लगता है। तो अगर पृथ्वी बीच में आती है और एक तरफ सूर्य रहता है और एक तरफ चंद्रमा रहता है, तो उस कंडीशन में होगा चंद्र ग्रहण, यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। इसके उलट अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है ये बीच में आ जाता है और पृथ्वी साइड में चली जाती है, तब जाके होता है सूर्य ग्रहण। अगला है कि अप्रैल 2019 में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में पाकिस्तान स्थित किस व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित किया गया? भारत सरकार इसके लिए कई सालों से प्रयत्न कर रही थी, लेकिन फाइनली यूएन के द्वारा, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अप्रैल 2019 में इसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन है। तो ये है मसूद अजहर, मसूद अजहर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे मीठी कृत्रिम चीनी कौन सी है? मतलब कृत्रिम चीनी, ये आपको बताना है। ये होता है एस्पार्टेम, एस्पार्टेम। अगला है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश के 3 गुणों के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का ये मतलब होता है कि अणुओं के माध्यम से जब हर दिशा में प्रकाश का संचरण होता है, इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, होता क्या है कि अगर हम बात करें धरती की, तो धरती यानी कि पृथ्वी के आसपास वायुमंडल होने का सबसे बड़ा एक रीजन है प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे होता क्या है कि यहाँ पर वायुमंडल है और धूल के कण है, जब यहाँ पे प्रकाश आता है तो ये इससे टकरा करके अगले कण पे, और इस तरह ये चारों तरफ फैल जाता है, जिससे कि आपको यहाँ से आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो उसे आकाश नीला के जगह पे काला दिखाई देता है। काला दिखने का यही कारण है कि वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। अगला है कि जब गोलाकार छेद वाले किसी धातु की शीट को गर्म किया जाता है तो क्या होगा? एक शीट है जिसमें एक छेद है गोलाकार, अगर इसको गर्म किया जाता है तो क्या होगा? क्या यह छेद फैलेगा, सिकुड़ेगा, या फिर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तुरंत अपना उत्तर 5 सेकंड के अंदर कमेंट करके बताइए। देखिए, अगर इस तरह की कोई भी वस्तु होगा, खास करके वो धातु की शीट कहा गया है यहाँ पे, तो अगर आप इसे गर्म करते हैं तो ये जो छेद होगा ये फैलेगा।
अगला है कि नेफ्थलीन बाल्स किससे बनी होती है। आपके पास समय है 5 सेकंड का, तो अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। टार होता है, टार से बनी होती है, कोयला टार से। नेफ्थलीन बाल्स होती हैं कोयला टार से बनी हुई। अगला है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। जहां पर ये शब्द लग गया मीटर में आदर्श, इसका मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, ये होगा कुछ नहीं यानी कि 0। अगला है कि बीओडी का असंक्षिप्त रूप क्या है, मतलब कि फुल फॉर्म बीओडी। तो ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का फुल फॉर्म होगा। अगला है कि धातु परमाणु से युक्त विटामिन कौन है। धातु परमाणु से युक्त विटामिन कौन है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, और आपको याद दिला दें कि अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसका टेस्ट खुद देना, तो आप उस ऐप पे जाइए। वहाँ पे आपको एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, इसके अलावा यूपीपी, इस तरह का ढेर सारे एग्जामों का प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर का टेस्ट भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। देखिए यहाँ पे कहा गया है धातु परमाणु से युक्त विटामिन, ये होता है B12। अगला है कि संपूर्णतः काला निकाय वह है जो क्या करता है या फिर क्या होता है। तो अगर संपूर्णतः कहा गया है काला, तो देखिए काला जो कलर होता है इसका क्या क्या काम होता है, ये क्या करता है। तो अगर आप ठंडी के दिनों में काला कपड़ा पहनते हैं और सफ़ेद कपड़ा, 2 व्यक्ति 2 कलर, तो जो काला वाला कपड़ा वाला व्यक्ति है इसे कम ठंडी लगेगी, यानी कि जो ये कपड़ा है ये विकिरणों को अवशोषित कर रहा है। और अगर कहा जा रहा है कि संपूर्ण मतलब कि टोटली, तो यह पूरी तरह से सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित करेगा। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, इसका मुख्यालय किस शहर में है। हमने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें आपको सभी का हेडक्वार्टर बताया है और वहाँ पे ये भी बताया गया है कि वो कब बना। इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें कोई शक नहीं है। तो अगर आप हमें चैनल पे फॉलो करते हैं तो अभी तक आपको वीडियो जरूर मिली होगी, नहीं मिली है तो आप जाके देख सकते हैं। यह है जिनेवा में। परिदृश्य निर्माण और प्रत्युत्तर पर साइबर अभ्यास 29 से 30 अप्रैल 2019 के बीच में किस शहर में हुआ। साइबर अपराध के लिए प्रैक्टिस किया गया नई दिल्ली में। प्रसिद्ध संस्कृत काव्य कादंबरी की रचना किसने की थी। देखा जाए तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षाओं में, तो आपको बताना होगा कि कादंबरी की रचना किसने की। बाणभट्ट ने। अगला है कि वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बादल तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो आखिर इसका कारण क्या है। कम दबाव, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे तो कम दबाव का कोई मतलब ही नहीं है। तापमान कम होना, तो इससे भी तैरने का कोई डिपेंड नहीं है। सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 के आजीवन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक चीज आपको याद दिला दें कि अगर आपसे परीक्षा में जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि आप 2020 का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपसे 2019 के क्वेश्चन पूछे जाने के अधिक चांस होते हैं। हम लोगों से गलती कहाँ होती है कि अगर हम सितंबर 2020 में पेपर देने जा रहे हैं तो हम मई, जून, जुलाई को पढ़ के जाते हैं और हमें लगता है कि हमने पूरा करंट अफेयर को कवर कर लिया है। चूँकि बाद में ये गलत सिद्ध होता है, हमें पिछले 1 साल का, कम से कम 1 साल का करंट अफेयर तैयार होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि जैसे कि 2020 है तो इस तरह पूछा जाएगा कि जनवरी 2019 में CGI कौन थे, मतलब कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तक वो व्यक्ति 3 बार चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह आपको कम से कम 1 नहीं तो 1.5 साल का कवर करके जाना होगा। यहाँ पे पूछा गया है 2019 के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला था सलीम खान को। अगला है कि नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं।
जैसे क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, तो आपको बताना है कि नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसके लिए भी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, और अगर आप ऐप पर जाते हैं तो वहाँ पे आप जाके इसे पढ़ पाएंगे। ये होते हैं 7। इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इंटरनेट का जनक यह है विंड सर्फ। और अगर कंप्यूटर का जनक पूछ ले तो चार्ल्स बैबेज। अगला है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? अग्नाशय के द्वारा, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये होता है इंसुलिन। पिछला क्वेश्चन जो था ये कंप्यूटर इंटरनेट से था। तो चलिए हमको एक उत्तर कमेंट करके बताइए, रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? रोम का बताइए। रैम का हम बता देते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का आप कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला है कि इसको हमने कवर कर लिया। दंत चिकित्सक के द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? जैसे कि अगर आपके मुंह में दंत चिकित्सक देखना चाहे तो वो आपके मुंह में सबसे पहले एक इस तरह का लेंस होता है, इसको हाथ में पकड़ता है यहाँ से और इसको आपके मुंह में डालता है, और उसके सर पर, जो डॉक्टर होता है उसके सर पे एक लाइट लगी होती है, वो लाइट इस पे लगती है। यहाँ से वो आपके जो दांत होते हैं उससे अंदर का भाग देख पाता है, जो कि यहाँ पे इसका फिगर बनता है और आसानी से इसे देख लेता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। बस 2 ही में से बताइए, 50-50 हो गया। यह होता है अवतल दर्पण। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। 1935 में इसको बनाया गया, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे। लेकिन आपको यहाँ पे बताना था राष्ट्रीयकरण, जो कि हुआ था 1949 में। अगला है कि एक लौ का आंतरिक भाग काले रंग का क्यों होता है? अगर आप एक लौ को ध्यान से देखें, जैसे कोई लौ जल रही है, तो इसमें आपको बीच में कुछ भाग काला दिखता है, कुछ लाल दिखेगा, कुछ थोड़ा नीला दिखेगा, कुछ बीच में हल्का काला दिखता है। इसका कारण क्या है? तो जहाँ पे पूर्ण दहन होगा वहाँ पे नीला दिखेगा, जहाँ पे अपूर्ण दहन होगा वहाँ पे लाल दिखेगा, और जहाँ पे कोई दहन नहीं होगा वो आपको काला दिखता है। ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है। अगला है कि किस शहर को भारत की बैंकिंग राजधानी के रूप में जाना जाता है? आर्थिक राजधानी नहीं पूछा गया। अगर आर्थिक राजधानी पूछा गया होता तो सही उत्तर होता आपका मुंबई, लेकिन कहा गया है बैंकिंग राजधानी। यह है चेन्नई को। अगला है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कई चीज़ें कई जगह से ली गई है। अगर आप ऐप को डाउनलोड किए हैं तो वहाँ पे आप पूरा पॉलिटी पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन बिना किसी बुक के। तो वहाँ पे भी हमने आपको बताया है, कई वीडियो में भी हमने आपको बताया है, ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहाँ पे है कि जैसे कि हमारे यहाँ एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मिनिमम उसकी एज होनी चाहिए 35 साल। चलिए कमेंट करके बताइए राज्यपाल के लिए कितना होना चाहिए? राज्यपाल के लिए मिनिमम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है 21, 25, 30 और 35। उत्तर कमेंट करके बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अगला है कि रानी विक्टोरिया के स्मरण में हुगली नदी के तट पर कौन सी इमारत बनाई गई है? यहाँ पे हम 5 सेकंड रुक रहे हैं ताकि सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। यह है विक्टोरिया मेमोरियल। रानी विक्टोरिया मेमोरियल। टोडरमल अकबर के शासनकाल में किस विभाग में मंत्री थे? जो अकबर के नवरत्न थे उसमें टोडरमल भी थे, बिरबल थे, टोडरमल थे, मुल्ला दो प्याजा, इस तरह 9 लोग थे। तो जो टोडरमल थे ये किस विभाग के मंत्री थे ये आपको बताना है। अकबर की बात करें तो अकबर के पिता का नाम था क्या? हुमायूं के पिता का क्या नाम था? बाबर। ये क्रम है। तो यहाँ पे अकबर शासन किया था 1556 से लेकर के
1605 तक। मुगल वंश का सबसे बड़ा राजा माना जाता है अकबर को, और टोडरमल इसके वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या फिर विशाल स्नानगृह निम्नलिखित में से किस शहर में पाया जाता है? यह है मोहनजोदड़ो में। अगला है कि प्राकृतिक गैस में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होती है? प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। सही उत्तर है मीथेन। मीथेन को CH4 इसका रासायनिक फार्मूला है, और इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस। अगला है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान, ये थी श्रीरंगपट्टनम में। यहाँ पे संधि भी हुई थी तीसरे युद्ध में। हालांकि टीपू सुल्तान का वो दूसरा युद्ध था, और अगले युद्ध यानी कि चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो ये है हरा प्रकाश, हरा प्रकाश। अगला है कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? अंतरिम कहने का क्या मतलब है? 1948 से लेकर के 1950 में जो सरकार बनी, ये अंतरिम थी, क्योंकि वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। इलेक्शन हुआ 1951-52 में। तो आपको बताना है कि उस समय इसका नेतृत्व किसने किया। आसान क्वेश्चन है, सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके बताइए। तो यह है दिल्ली में, दिल्ली में है। आज भारतीय रेलवे में 18 जोन हो चुके हैं, जो कि पहले केवल 17 था। जो लास्ट में जोन जोड़ा गया है ये है साउथ कोस्ट, और इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। अगला है कि किस शहर को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है? जैसे गुलाबी नगरी, पेठा नगरी। तो गुलाबी नगरी कहते हैं जयपुर को, और पेठा नगरी कहते हैं आगरा को। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में कैसी होती है? CO2 की बात की गई है। अम्लीय होती है या फिर क्षारीय होती है? बस आप इसी में से बता दीजिए। आपके लिए 50-50 हो गया। ये दोनों बिल्कुल गलत है, ये होती है अम्लीय। अगला है कि इन बीमारियों में कौन सी बीमारी जीका वायरस के कारण होती है? जीका वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो जीका वायरस के कारण जो बीमारी होती है इसका नाम है माइक्रोसेफली, माइक्रोसेफली। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे जाके आप टेस्ट दे पाएंगे, जो कि आपके लिए, आपको परीक्षा के लिए प्रिपेयर करेगा। और आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं उसका। अगर किसी भी एग्ज़ाम का टेस्ट आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो वहाँ पे फीडबैक में जा कर के आप हमको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। तो इस तरह आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में सोने के भंडार में कौन सा रेगिस्तान समृद्ध है? समृद्ध कहने का मतलब कि धनी है, ज़्यादा पाया जाता है। तो ये है अटकामा। अगला है कि इप्सम साल्ट, यानी कि इप्सम साल्ट मतलब कि सेंधा नमक, इसका उपयोग किया जाता है क्यों, किस लिए? तो सूखी त्वचा के लिए बिल्कुल सही, लेकिन दर्द के लिए भी तो करते हैं और छोटे घाव के लिए भी करते हैं, यानी कि सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला है कि आर्गन की परमाणु संख्या क्या है? आर्गन की परमाणु संख्या, आर्गन की परमाणु संख्या होती है 18। चलिए कमेंट करके बताइए एल्युमिनियम की परमाणु क्रमांक, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कमेंट करके बताइए। अगला है कि दूसरा मार्शल अर्जुन सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट किस स्थान पर आयोजित किया गया था? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। ये हुआ था चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। अगला है किस पदार्थ के बनने के कारण चांदी की सतह खुले संपर्क में काली हो जाती है? मतलब अगर चांदी की कोई सतह है, अगर आप उसे खुले वायुमंडल में रखेंगे तो कुछ दिन के बाद ये काला पड़ने लगता है। तो काला पड़ने का कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया है। क्या होता है जिससे कि वो काला पड़ जाता है? ये होता है सिल्वर सल्फाइड,
सिल्वर सल्फाइड। अगला है कि अशुद्धता की उपस्थिति में बर्फ का गलनांक पे क्या असर पड़ेगा? तो ये घटता है। अगला है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, मतलब साइज में। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है शनि, पहले नंबर का कौन है ये आप बताइए? बृहस्पति। अगला है कि 1857 गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। ये था लॉर्ड कैनिंग। देखिए 1857 बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1857 से पहले कंपनी रूल करती थी। 1857 में जब क्रांति हुई तो उसके बाद ब्रिटेन की संसद रूल करने लगी, कंपनी यहाँ से आउट हो गई। इसलिए 1857 भारतीय इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण वर्ष है। अगला है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, किस स्टेट का? यह है असम, कैपिटल दिसपुर। अगला है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को तो हुआ था, ये तो आपको भी पता होगा, लेकिन ईयर कमेंट करके बताइए। ये हुआ था 1869 में, 1869 में। अगला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? रमन इफेक्ट के जनक डॉक्टर सीवी रमन के नाम पे मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को, 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, बताइए कमेंट करके। यह है 23 दिसंबर। अगला है कि सेज, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड वर्ड है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। ऐप जरूर डाउनलोड करिए, जहां से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वो केवल 4 MB का है और आप उसे आसानी से अपने मोबाइल में रख सकते हैं। तो ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता, तो भारत में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको खत्म करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। हालांकि उस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी चल रहा था, जो कि जिसकी संख्या थी 3, और इसमें सेकेंड वाले से पहले ये समझौता हुआ, जिसके बाद गांधी जी लंदन गए। हालांकि समझौता पूरा नहीं हो पाया और गांधी जी फिर से भारत लौट आए। अगला है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसका उपनाम है? तो यह है मोहम्मद अली जिन्ना का। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? तो ये पारित किया गया था कांग्रेस के द्वारा। कब, ये आपको बताना है। तो ये पारित किया गया 1927 में। देखिए हुआ क्या था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, और 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, A.O. ह्यूम के अध्यक्षता में, मतलब हेड थे उसके, A.O. ह्यूम नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। तो उस समय जो हमारा वायसराय था उसका नाम क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है, हार्ड क्वेश्चन है, ढेर सारे लोगों को नहीं पता है। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन नाम था इसका। तो जब लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड पे A.O. ह्यूम ने 1885 में ही स्थापना कर दी, तो आखिर 1927 में, यानी कि आप देखेंगे कि लगभग 40 साल के बाद कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा। तो इसके पहले होता क्या था? तो इससे पहले 1885 से लेकर के 1905 तक कांग्रेस ने कोई बड़ा रुख अख्तियार नहीं किया। केवल कोई भी परेशानी होने पे अंग्रेजों को नोटिस दी जाती थी, और अंग्रेज नोटिस एक्सेप्ट करके बाद में उसे कूड़ेदान में डाल देते थे। जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। तो इसके बाद कांग्रेस एक तरह से एक्शन में आई, और इसने एक तरह से आधा स्वतंत्रता की बात की। बाद में करते करते पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव 1927 में रखा गया। अगला है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत छोड़ो की मांग कब की गई थी? यहाँ पे आपके विकल्प है अगस्त 1942, जुलाई 1942, जनवरी 1942 और अक्टूबर 1942। अगर आपको डेट बताएं तो ये था 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी ने इसी में कहा था कि करो या मरो, करो या फिर मरो।
अगला है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये वकालत करने चले गए थे दक्षिण अफ्रीका, वहां से ये भारत कब आए ये आपसे पूछा गया है। ये लौटे सन 1915 में। 1917 में सबसे पहले इन्होंने चंपारण में एक स्ट्राइक को मतलब स्ट्राइक में शामिल हुए। चंपारण में ये जो नील खेतिहरों के सपोर्ट में था। तो कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी का पहला स्ट्राइक कहाँ था, तो ये था बिहार के चंपारण में। अगला है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 1565 तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत के बाद 1 से 2 सालों में खानवा का युद्ध भी हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध भी 76 में हुआ। लेकिन आपका सही उत्तर है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। अगला है कि पित्तरस यानी कि बाइल जूस को स्रावित करता है। कहने का मतलब ये है कि बाइल जूस कहाँ से निकलता है, किसके द्वारा निकलता है, यह बताइए। ऑप्शन है यकृत, फेफड़ा, हृदय या फिर अग्नाशय। 5 सेकेंड लीजिए और अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। सही उत्तर है यकृत, यकृत। अगला है कि वेदों की ओर लौट चलो। ये कहा गया था किसके द्वारा। ये एक टैगलाइन भी है, तो ये किसकी टैगलाइन है ये भी आप बता सकते हैं, या फिर किसने कहा था ये आप बता सकते हैं। देखिए इनका नाम, बचपन का नाम था मूल शंकर। हालांकि इनका असली नाम था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती संस्थापक हैं आर्य समाज के। आर्य समाज के 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई और इन्हीं की टैगलाइन थी गो बैक टू वेदास यानी कि वेदों की ओर लौट चलो। यहाँ पे देखेंगे कि जो छोटे छोटे आपको फैक्ट बताए जा रहे हैं ये कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे भी याद रखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो 1 से 2 बार देखना होगा। अगला है कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है। पूर्व भारत, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं पे आपका उत्तर छुपा है। भारत के पूर्वी हिस्से में तो कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये सब दक्षिणी भारत के हैं। सही उत्तर होगा मणिपुरी, मणिपुरी। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ऐप पे जाइए, वहां जाकर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया। काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था, इसमें एक लूट की गई थी बंदूकों की, तो इसके मामले में किसको फांसी पे चढ़ा दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ पे आपके ऑप्शंस है, यहाँ पे जो भी विकल्प दिए गए हैं सभी स्वतंत्रता सेनानी है, और यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल को इनमें से काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी पे चढ़ाया गया। अगला है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी गई। आपको बता दें कि इसके टाइम पीरियड पे एक बार जनसंख्या की काउंटिंग शुरू की गई थी और ये था 1872। अब आप बता सकते हैं, तो ये है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, इसकी हत्या कर दी गई इसके टाइम पीरियड पे ही। अगला है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। बहुत बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन ई वाला। देखिए विटामिन ए से लेकर के ए, बी, सी, डी, ई और के, इन्हीं से प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स और ई की कमी से प्रजनन रिलेटेड रोग होते हैं। प्रजनन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। ये होता है टेकोफेराल। टेकोफेराल या कई जगह टोकोफेराल आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई। वीडियो के पहले क्वेश्चन में हमने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि 1885 में स्थापना की गई थी। अब आपको बताना है किसके द्वारा। ये था A.O. ह्यूम। ये कहाँ से थे, क्या आप बता पाएंगे। देखिए ये ब्रिटेन से तो थे नहीं, ये यूरोपीय थे। अगला है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके लेखक कौन है। सत्य के साथ मेरा साक्षात्कार, चाहे मेरा अनुभव, सत्य के साथ मेरा अनुभव, इसके लेखक कौन है। वैसे हिंदी में नहीं है ये, इसका जो टाइटल है इंग्लिश में ही है,
माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो कि 1915 में भारत आए दक्षिण अफ्रीका से। 1917 में उन्होंने चंपारण में स्ट्राइक को संबोधित किया, 18 में गुजरात के खेड़ा में, और इसके बाद ये 1920 में असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाए जो कि 1922 तक चला, जो कि गोरखपुर के चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित करना पड़ा जिसको। अगला है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त ये गवर्नर जनरल और वायसराय वाले क्वेश्चन है, इसलिए हमने वायसराय की स्पेशल वीडियो एक अपलोड किया है। अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो उसे देख पाएंगे। तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये था अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाला वायसराय। अगला है कि अभिनव भारत का गठन किसने किया। ये किया गया था वीर सावरकर के द्वारा। इनका संबंध महाराष्ट्र से है। अगला है कि सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है। सिनेबार देखिए, अयस्क या फिर खनिज मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जिस रूप में हमको धरती के अंदर से मिलता है उसको हम अयस्क बोलते हैं या फिर खनिज बोलते हैं। तो सिनेबार किसका अयस्क है ये आपको बताना है। यह है पारा का। पारा मतलब कि मरकरी। मरकरी क्या है, धातु है या धातु है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, चूंकि ये रूम टेम्परेचर पे मतलब कि 24 से 30 डिग्री के सेंटीग्रेड पे ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, लेकिन यह है एक धातु। अगला है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान तो ये दिया गया था किसके द्वारा, ये आप कमेंट करके बताएं। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जय विज्ञान का नारा किसने दिया, कमेंट करके बताएं। प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है। कौन सी नहर है जो कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यह है पनामा। पनामा। अगला है कि भारतवर्ष का सबसे पहला किसान आंदोलन कौन था। किसान आंदोलन मतलब कि किसानों के सपोर्ट में किया गया। इससे पहले आंदोलन हुए थे, जैसे कि बंगाल विभाजन भी हुआ 1905 में, उस समय भी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन उस समय हुआ, लेकिन ये था चंपारण जो कि 1917 में हुआ बिहार के चंपारण में, और ये था किसान आंदोलन। अगला है कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद कौन थे। सबसे कम आयु के, तो इनका नाम था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। अगला है कि भारत में डाक व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय किस अंग्रेज गवर्नर जनरल या फिर वायसराय को दिया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करिए। तो देखिए यहाँ पे ये मिलता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में डाक व्यवस्था को शुरू किया था। अगला है कि भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है। इनमें से यह है नालंदा। नालंदा जहां पे पहले बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध था, तो यह है चोल। अगला है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। अकबर के टाइम पीरियड पे, अकबर का अगर टाइम पीरियड देखें तो ये है 1556 से लेकर के 1605 तक। इसका बेटा था जहांगीर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अकबर के टाइम पीरियड का चित्रकार कौन है इनमें से। तो ये था दसवंत। दसवंत। अगला क्वेश्चन है कि वह नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखिए, नृत्य होते हैं वो शास्त्रीय, जैसे कि अगर आप कुचिपुड़ी को देखें या फिर कथक को देखें तो ये शास्त्रीय के तहत आते हैं। लेकिन अगर यार बात करें हम गरबा की, तो गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गरबा कहाँ होता है, ये होता है गुजरात में। बिहू कहाँ पे होता है, अभी 1-2 दिन पहले मनाया गया है। कमेंट करके बताइए ये किस स्टेट का एक लोक नृत्य है, बिहू। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया।
कब बना यूएन? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये बनाया गया था 1945 में 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया? ये था 93वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हम किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल 368 के तहत। 368 के तहत। अगला है कि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ये किया जाता है लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य के द्वारा। कई बार ये देखा जाता है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है तो उस समय कोई भी वरिष्ठ नागरिक इसकी अध्यक्षता कर सकता है। अगला है कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाकर रखा जा सकता है कितने दिनों तक? बेहद सिंपल क्वेश्चन है और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना चाहिए सभी लोगों को। जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देखेंगे बाद में, वो भी अपना उत्तर कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में। ये 6 महीने तक, 6 महीने तक आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है पार्लियामेंट से। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति, हमेशा और हमेशा लोकसभा के प्रति। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री लोकसभा से भी आ सकते हैं और राज्यसभा से भी, लेकिन जो मंत्रिमंडल होगा ये हमेशा उत्तरदायी होगा, मतलब उत्तर देना इसको जरूरी होगा लोकसभा को। लोकसभा का टाइम पीरियड 5 साल का होता है। बात करें अगर हम राज्यसभा की, तो इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है। राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं। इसमें जो व्यक्ति मनोनीत या फिर निर्वाचित होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 6 साल का। अगला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? यह है मीर ए साहिब फातिमा। उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। अगर यही उच्च न्यायालय की बात की गई होती तब, उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में थी लीला सेठ और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीबी। और यहाँ पे कई क्वेश्चन इस तरह घुमा घुमा के आपसे पूछे जाते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, तो इसका संबंध किससे है? इन विकल्पों को पढ़िए और अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। तो संविधान में जो भाषाओं का संकलन है कि मतलब कौन कौन भाषाओं को मान्यता दी गई है, ये बताया गया है 8वीं अनुसूची में। अगला है कि राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति? जैसे राज्य में क्या चल रहा है, इसके लिए ये किसको उत्तर देना इनको जरूरी होता है? क्या राज्य के मुख्यमंत्री को? नहीं। प्रधानमंत्री को? बिल्कुल नहीं। ये राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के भी प्रति नहीं। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की भी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने के लिए। उसी तरह राज्यपाल की भी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की बात करें तो अगर ये प्रधानमंत्री लोकसभा से बनता है तो कम से कम 25 साल, अगर ये प्रधानमंत्री राज्यसभा से बनता है तो कम से कम 30 साल होना जरूरी है। अब चलिए क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, किसी भी स्टेट का सीएम होने के लिए कम से कम उम्र सीमा कितनी होनी जरूरी है? किसी भी राज्य का सीएम होने के लिए कम से कम उम्र सीमा कितनी होनी जरूरी है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में आता है? देखिए, हमारे यहाँ भले ही मतलब कि इस समय 28 स्टेट हैं, लेकिन यहाँ पे उतने हाई कोर्ट नहीं है। कई ऐसे हाई कोर्ट हैं जिसके अंतर्गत कई और एक से अधिक राज्य आते हैं। यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के तहत आता है गोवा। अगला है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत किसी राज्य का प्रशासन भारत का राष्ट्रपति अपने नियंत्रण में ले सकता है? हालांकि एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि इसके लिए कम से कम कैबिनेट का अप्रूवल तो जरूरी ही है। अगर ये ज़्यादा दिनों तक इसको लगाए रखना है तो यहाँ पे आपको संसद की भी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। ये है आर्टिकल 356।
अगला है कि निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है किसके द्वारा कहा गया? अभी तक हमने इतने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपका कितना सही हो रहा है ये काउंट करते रहिए, और जब ये वीडियो खत्म होगी तो कमेंट करके बताइएगा। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। आपको बता देंगे इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक दिया गया है वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले कहा गया था कोपरनिकस के द्वारा, इसने कहा था कि पृथ्वी गोल है। अगला है कि मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? मेसोपोटामिया, तो इसका आधुनिक नाम है इराक। इराक। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कितने अवधि के लिए होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। यहाँ पे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मामले को उठाया जा सकता है। यहाँ पे 15 जज होते हैं और अनेक देशों से ये चुन कर जाते हैं। तो यहाँ पे इनका जो टाइम पीरियड होता है कितने साल के लिए होता है ये आपको बताना है। इनका टाइम पीरियड होता है 9 साल के लिए, 9 साल के लिए। अगला है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो यह है भागीरथी, भागीरथी के। अगला है कि काराकोरम हाईवे किसको किसको जोड़ता है? काराकोरम हाईवे, तो काराकोरम हाईवे जोड़ता है पाकिस्तान और अक्साई चीन को, पाकिस्तान और अक्साई चीन को। अगला है कि किस नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है? ऐसे शानदार क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे कि शहर से भी पूछा जाता है, देश से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे नदी के किनारे जो सीन नदी है इसके किनारे बसा है पेरिस। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स के। और आगरा किस नदी के किनारे बसा है? यमुना के। प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा है? गंगा के। चलिए कमेंट करके बताइए दिल्ली किस नदी के किनारे है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है कि मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है नेपा नगर के बारे में। यह है समाचार छापने की फैक्ट्री नेपा नगर। अगला है कि निम्न में कौन सा देश भारत के झींगी का आयात सबसे अधिक करता है? झींगी आयात मतलब अपने यहाँ मंगाता है। जैसे अगर भारत आयात करेगा तो भारत अपने यहाँ मंगाएगा। यह है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अगला है कि भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया? यह अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है जो कि पर्याप्त है। विकल्प देखिए और अपना उत्तर ABCD तुरंत कमेंट करके बताइए। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर, जैसे कि कई जगह कई चीज़ों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। जैसे कि अगर हम पन्ना की बात करें तो ये हीरा के लिए है, कोलार की बात करें तो ये सोना के लिए है कर्नाटक में। यहाँ पे अंकलेश्वर जाना जाता है पेट्रोलियम के लिए। अगला है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको नाम भी बोला जाता है शार्ट में, इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। अब आपको बताना है कब। तो ये हुआ था सन 1961 में। अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच में अंतर क्या होता है? वीडियो खत्म होने वाली है। जो लोग अभी तक नहीं लाइक किए हैं जरूर लाइक कर दें। इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी जरूर दबा लें। यहाँ पे पूछा गया है सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो इनके बीच का अंतर होता है स्थित पूंजी का उपभोग, स्थित पूंजी का उपभोग। अगला है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो यह है दिल्ली। दिल्ली के जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक है। अगला है कि निम्न में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय से अधिक नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है करंट अफेयर के हिसाब से। फिलहाल ये है कर्नाटक। अगला है कि भारत का वर्तमान लिंगानुपात कितना है इस समय का?
ये चेंज होता रहता है, लेकिन फिलहाल इस समय है 933। और जब अगली जनगणना होगी मतलब 2021 में, तो इसका नया डाटा आपके सामने आएगा। जनगणना सबसे पहले लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे 1872 में शुरू करने की कोशिश की गई। 1881 में पहली बार हुई। तब से हर 10 साल पे ये होता रहता है। पिछली बार 2011 में हुआ था, जिसके अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या है। आगे ये 2021 में होगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अगला है कि भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, सर्वोच्च है? तो यह है केरल। केरल। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, केरल की राजधानी कहाँ है? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हिंदू तथा ईराना वास्तुकला का सबसे पहला समन्वय देखने को कहाँ पर मिलता है? आपके विकल्प है ताजमहल, पंचमहल, लाल किला और शेर शाह के मकबरा। आपके पास 5 सेकंड होगा हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए, और अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, जहां पर आपको बताना है कि हिंदू और ईरानी मतलब कि दोनों का वास्तुकला का, दोनों जब एक ही जगह मिलके बात की जाए तो ये मिलता है शेर शाह के मकबरा में। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में। सासाराम मतलब कि आज का बिहार। अगला क्वेश्चन है कि पशु पक्षी को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है वह कौन सा है? यहाँ पे आपके विकल्प हैं कि बूंदी शैली, अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, द्रविड़ शैली। तो अगर हम बात करें पशु पक्षियों के चित्र की, तो ये आप देखेंगे कि लगभग हर एक शैली में इनका फोटो मिलता है आपको, लेकिन यहाँ पे कहा गया है विशेष स्थान, तो ये है बूंदी शैली में। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? साम्य मतलब कि एक जैसा। ऑप्शन है अहिंसा, व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है, सत्य बोलना। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन था संसार दुखपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि अगर आपका जन्म हुआ है तो दुख तो होगा ही। अब ये आपको निर्णय लेना होगा कि आप कितना दुख चाहते हैं। अगला है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। आपके विकल्प हैं आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में और मात्र शक्ति में। आपको बताना है कि किसमें। तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा होगा मात्र शक्ति के बारे में। उस समय जो समाज होता था मात्र सत्तात्मक होता था, मतलब कि मालिक के तौर पे माता ही होती थी। और बाद में जब वैदिक काल आता है लगभग 600 ईस्वी में, जब 600 ईस्वी में जब वैदिक काल की शुरुआत होती है भारत में, तो वहां से पितृ सत्तात्मक देखने को मिलता है, जो कि आज तक कंटिन्यू है। अगला है चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? धार्मिक विकास के लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए, राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए और लंका से व्यापार के लिए। तो चोल युग को जाना जाता है ग्रामीण सभाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी है? बात की गई है वैदिक युग में, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। तो यहाँ पे वैदिक युग में पितृ सत्तात्मक प्रणाली चलने लगी और यहाँ से ही एक नया नाम आया गणतंत्र का। गणतंत्र का। अगला है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, सूरदास। भागवत गीता, इससे आप आसानी से बता सकते हैं। अब जहां भागवत की बात आ जाए यानी कि आपका सही उत्तर होगा भगवान श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन है कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है? बाकीदास, सूर्यमल मिश्र, कबीरदास, श्यामल दास, विठल दास। तो ये है सूर्यमल मिश्र। अगला है कि पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है और अगर आप यूपी से हैं तो यूपी SSS में ये बहुत बार पूछा गया है। एक बार यूपी टेट में भी पूछा गया था। तो ये है चंद्र बरदाई। अगला है कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है उसका क्या नाम है? शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुत सेकरन, हैदर शाह, जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है।
यहाँ पर 5 सेकंड में आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है और आप काउंट करते रहिए कि आपने कितने क्वेश्चनों का उत्तर गलत दिया। बाद में आप माइनस करके बता सकते हैं कि कितना आपने सही किया। संथाल निवासी हैं। विकल्प है मध्य भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और या फिर पूर्वी भारत। तो मध्य भारत के हैं संथाल निवासी। अगला है कि रोम का प्रथम शासक कौन था? न्यूमिटोर, रीमस, रोम्यूलस, हैमिलर वर्का। तो ये था न्यूमिटोर। अगला है चीन का वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? जैसे कि अगर आप बात करें कागज की कि कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ, तो ये मिलता है चीन का नाम। लेकिन चीन में वास्तविक कागज का जो श्रेय है किसको दिया जाता है, किस व्यक्ति को? तो ये है साई लुन। अगला है शशांक को किस शासक ने पराजित किया? पराजित किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। वीर भारत समाज किसने स्थापित किया? जोरावर सिंह बारहट, गोकुलदास असावा, एस्टर आदिएंद्र, विजय पथिक। अगर हम बात करें वीर भारत समाज की तो ये है विजय पथिक। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो ये कराया गया था शाहजहां के द्वारा। शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया। आप एक इसी तरह की रचना का नाम कमेंट करके बताइए जो अकबर ने बनवाया हो। अकबर के किसी एक रचना का नाम कमेंट करके बताइए। अगर हम बात करें अकबर की तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, यानी कि ये इस तरह चलेगा बाबर, उसके बाद से हुमायूं, उसके बाद से अकबर, उसके बाद से जहांगीर। तो इन 4 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहांगीर के बाद आप शाहजहां को ले सकते हैं। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1526 से 30 इसकी मृत्यु हो गई। 1530 से 40 शेरशाह सूरी के द्वारा हार गया, इंडिया से बाहर चला गया। फिर आया 1555 में, 1 साल रहा 1556 तक। 1556 से 1605 तक। जहांगीर की बात करें तो 1605 से 1627 तक। तो ये इनके बारे में जानिए। मुगल वंश के बारे में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो एक जगह विद्रोह प्रदर्शन हो रहा था बारडोली में, और वहां पे जो महिलाएं थी उनका साथ दिया वल्लभ भाई पटेल ने। तो वहीं की महिलाओं ने इनको पहली बार सरदार कहा, तब से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। अगला है प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एकदम आसान क्वेश्चन हो गया क्योंकि अभी हमने आपको बताया है। यह है सरदार पटेल। चलिए कमेंट करके बताइए। इनकी एक मूर्ति लगी है गुजरात में, उसकी ऊंचाई कितनी है ये आपको कमेंट करके बताना है। करंट की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था उसका नाम क्या था? साइरस, कैम्बिसिस, डेरियस प्रथम और सहार्थ। तो ये था साइरस। अगला क्वेश्चन कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। अभी हमने इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा था कि अकबर के द्वारा बनाई गई किसी भी इमारत का नाम बताइए। कहाँ पे अधिकतम इमारत इसने बनवाया है? आगरा में? बिल्कुल नहीं, ये शाहजहां के द्वारा आगरा में बनाया गया। लाहौर में भी नहीं, इलाहाबाद में भी नहीं, ये बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में। आपने बुलंद दरवाजा का नाम सुना होगा। अगला है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? ऑप्शन है बरकतुल्लाह, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो ये थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? दरअसल ये भारत आया था पहली बार। ये मुगल वंश का एक तरह से आप इसे भारत में स्थापक कर सकते हैं, मतलब किसी ने शुरुआत की, लेकिन इसे मरने के बाद इसका मकबरा भारत से बाहर बनाया गया काबुल में, और यह है बाबर। 1526 से लेकर के 1530 तक। ये सन याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला है राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकते हैं?
होता क्या है कि जब कैबिनेट किसी भी विधेयक को अप्रूवल करके दे या फिर लोकसभा और राज्यसभा कोई भी अप्रूवल दे तो प्रेसिडेंट उसे केवल 14 दिन रख सकते हैं। 14 दिन के अंदर कई चीज़ें हो सकती हैं, या तो 14 दिन के अंदर वो उसे वापस कर दें, मतलब कि अगर कैबिनेट है तो कैबिनेट को भेज दें, या फिर लोकसभा राज्यसभा से पास करके गया है तो इसको रिटर्न कर दें। होगा क्या कि अगर इसमें कोई रिटर्न करना चाहते हैं तो करके फिर से राष्ट्रपति को भेजेंगे और उन्हें 14 दिन के अंदर ऊपर साइन करना उस पर जरूरी होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो यह है 5 साल। अब चलिए बताइए राज्यसभा की अवधि कितनी है? राज्यसभा की अवधि कितनी होती है? तो राज्यसभा की अवधि कोई नहीं होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये पूछे कि राज्यसभा के मेंबर का टाइम पीरियड कितना होता है एक सदस्य का, तो ये होता है 6 साल। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में मिनिमम उम्र सीमा है 25 साल, लेकिन अगर राज्यसभा में आप देखेंगे तो ये हो जाता है 30 साल। चलिए कमेंट करके बताइए कि राज्यपाल बनने के लिए कम से कम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति दोनों के लिए एक ही है, या फिर उपराष्ट्रपति, तीनों के लिए एक ही है? कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि लोकसभा में तो एक स्पीकर होता है, राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, हमने ये उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है? अमेरिका से। अगला है कि प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यनिवृत्त हो जाते हैं, मतलब कि रिटायर हो जाते हैं, उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है? तो यह है 1/3। मतलब कि यहाँ पे राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं और मिनिमम उम्र सीमा है 30 साल। यहाँ पे ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर होते रहते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति की टाइम पीरियड देखें तो ये 6 साल का होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल आसान है। तो यह है 3/2। मतलब कैसे 3 ऐसे 2। चलिए क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय गीत इसको कितने सेकंड में गाते हैं? पहले ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय गीत को कितने सेकंड में गाया जाता है? कोई आपका उत्तर गलत ना हो इसलिए इसे जरूर ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय गीत को कितने टाइम पीरियड में गाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो यह है आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय क्या मतलब होता है? देखिए, जब बात करें अगर हम 1950 की, तो जब यहाँ से अंग्रेज चले गए तो फिर भी कुछ ऐसे अंग्रेज व्यक्ति थे जो कि यहाँ पे रहना उनको पसंद था। वो लोग यहाँ पे रुक गए और उनकी संख्या कुछ ही बची है भारत में। तो अब क्या होगा कि जब उनकी संख्या बिल्कुल कम है तो जाहिर सी बात है कि उनमें से कोई व्यक्ति जीत कर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ के लोगों के मन में एक तरह से उनके प्रति नफरत है, कोई उनको मत देगा नहीं। तो उस कंडीशन में वो जितने भी लोग बचे हैं उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकसभा में 2 लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा नामित किया जा सकता है। अगला है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के तहत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये रहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति इनको रखता है, इनको हटा सकता है समय से पहले भी बिना किसी कारण के। कोई कारण नहीं रहेगा फिर भी राज्यपाल को हटाया जा सकता है, और ये अधिकार है केवल और केवल राष्ट्रपति को। अगला है कि भारत में योजना अवधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश हुआ है? देखिए, योजना अवधि क्या है? तो पंचवर्षीय योजना की बात की गई है। पंचवर्षीय योजना जो कि 5 साल के लिए बनाई जाती थी, पहले 51 से 55, फिर 55 से 60, फिर इस तरह बनाई गई। लेकिन इसमें 3 बार गैप हो गया, और गैप होने के कई कारण थे। एक बार सूखा पड़ा, एक बार युद्ध हुआ, और एक बार सरकार बदल गई थी। बीच में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। अगर आप 1977 को देखें तो उस समय योजना अवकाश हुआ था। ये हुआ था 3 बार। अगला है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अभी हमने इसके बारे में आपको बताया है।
राज्यसभा का कार्यकाल नहीं पूछा है। अगर राज्यसभा का पूछा होता तो ये नहीं होता है, कोई इसका टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो 6 साल का। अगला है कि मंत्रिमंडल सचिवालय पर नियंत्रण कौन करता है? ये किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला है कि भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्तियां निहित होती है, किस पर? देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्लियर होना जरूरी है। अगर केवल पावर की बात करें तो अधिकतर पावर तो राष्ट्रपति के पास ही है, क्योंकि भले ही सब कुछ प्रधानमंत्री कर सकते हैं लेकिन वो नाम से होता है राष्ट्रपति के ही। यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के। लेकिन अगर इस मतलब रियल पावर की बात करें तो ये होगा कैबिनेट में। रियल पावर, वास्तविक शक्तियाँ, तो वास्तविक शक्तियाँ कैबिनेट में होती हैं, लेकिन जो भी काम होता है सब राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। अगला है कि भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा इसका अपवाद है? देखिए होता क्या है कि कम से कम 60 और अधिकतम 500 मेंबर हो सकते हैं विधानसभा में, ये कहा गया है संविधान में। लेकिन कुछ राज्य इतने छोटे हैं कि वहाँ पे 60 मेंबर बनाना आसान नहीं है। अगर आप 60 मेंबर बनाएंगे वहाँ खर्च बढ़ेगा, जो कि फिजूल खर्ची में होगा। इसलिए कुछ राज्य हैं जो कि 2-3 जिनका नंबर है, इनकी संख्या कम है। इसमें से एक है सिक्किम। अगला है कि समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे का स्तर कितना होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहें। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं इसका टेस्ट लेना या फिर इसका पीडीएफ तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये होता है कितना? 76 सेंटीमीटर। अगला है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ज्यादा पूछा होता तो मानिसराम आपका सही उत्तर होता, लेकिन सबसे कम होती है लेह में, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर। अगला है कि भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी कौन था? यूरोपीय पूछा गया है, वो भी आक्रमणकारी होना चाहिए, तो ये था सिकंदर। अगला है 38 नंबर की अराफात का अर्थ क्या है? अराफात किसका नाम है? देश का, नदी का, शहर का, जनजाति का? देश तो कोई है नहीं, शहर भी नहीं है, ये है एक नदी का नाम। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा। कितनी लंबाई है? तो 2500 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, जिसकी लंबाई है लगभग 6600 किलोमीटर। अगला है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होता है? आ गया क्वेश्चन। तो ये होता है मानिसराम में। सबसे कम लेह में। अगला है पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? ये एक तरह से उपनाम वाले क्वेश्चन है। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को, मेघालय को। अगला है हांगे काल झरना किस नदी पर स्थित है? हांगेन काल। तो यह है कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? ऑप्शन है बेंगलुरु, मैसूर, हुबली या फिर चेन्नई। यह है बेंगलुरु, बेंगलुरु। अगला है कि भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, आप खुद कमेंट करके बताइएगा, उतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला है कि कर्नाटक में स्थित बहु परियोजना नदी घाटी का नाम बताइए। मतलब कि ये इसमें से कौन सी ऐसी परियोजना है जो कि कर्नाटक में स्थित है? तो यह है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। अगला है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी पे, नीलगिरी पहाड़ी पे। अगला है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, यह है बुध, जो कि केवल 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? बताइए कमेंट करके। शुक्र,
शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। अगला है कि रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। रिएक्टर स्केल की हम बात करते हैं तो इस पर क्या मापते हैं। जो लोग अभी तक इसको लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। रिएक्टर स्केल से मापते हैं भूकंप। अगला है कि राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे। ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री भी हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई। ये आज़ादी से पहले की बात है और ये हुआ था 1938 में। अगला क्वेश्चन कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग, जिसको 1 जनवरी 2015 से बदल करके नीति आयोग कहा जाता है, तो इसका गठन किया गया था मार्च 1950 में। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, इनमें से कब हुआ था। ये हुआ था सन 1929 में। देखिए, अगर आप इतिहास की दृष्टि से देखेंगे जो भी कांग्रेस के सेशन हुए हैं, तो उसमें से जो कांग्रेस का 1906, 1920, 1924, 1929 ये जो सेशन है बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये सेशन हर साल होता था, जब से कांग्रेस बनी 1885 से, तब से ये सेशन होते रह गया जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ। तो यहाँ पे फिर भी जो इतने सेशन है ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1906 की बात करें तो यहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ था तुरंत का। 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था। यहाँ पे असहयोग आंदोलन शुरू किया गया जिसमें चौरी चौरा कांड हुआ। 1924 इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जो महात्मा गांधी थे एक बार इसके चेयरमैन चुने गए थे, केवल एक बार। कहाँ पर? तो बेलगांव में। तो ये भी पूछा गया है कि कहाँ पर अध्यक्ष चुने गए, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष चुने गए थे बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है 1929। ये तो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 1929 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज यानी कि उस समय इसको अपना राज कहा जाता था। यहाँ पे जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी पूछा जाता है कि जब 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, और उस समय जो घोषणाएं की गई, जो मांग की गई सरकार से, अंग्रेजी सरकार से, वो भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे जो मांग ये थी कि आगे मतलब कि अगले साल से वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, जो कि 1929, 30 और 31 में हुआ, 3 हुआ। तो यहाँ पे ये कहा गया कि सबसे पहले हम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे। पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया और इसके अलावा उन्होंने करों का भुगतान नहीं करने का वादा किया। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो भी कांग्रेस के सदस्य होंगे किसी भी अंग्रेजी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। और यहीं पे ये कहा गया कि अगले साल 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को जा करके पूरी तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिए। तो ये 26 जनवरी यहीं से लिया गया है, जिसका बहुत गहरा संबंध है 1929 से। अगला है कि बंगाल का एकीकरण किस सन में हुआ। जैसे बंगाल विभाजन कर दिया गया था 1905 में, किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कर्जन का ये मानना था कि बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। पूछा जाता है कि बांटो और राज करो की टैगलाइन किसकी थी, तो ये था लॉर्ड कर्जन का। लेकिन जब इसका विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन इसी के विरोध में चलाया गया था, तो जब इसका विरोध हुआ तो इसे एकीकरण मतलब कि समाप्त कर दिया गया 1912 में। और 1912 से पहले कोलकाता राजधानी हुआ करती थी, जिसको अब बदल के कर दिया गया न्यू दिल्ली। अगला है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष किसका था। आपके सामने 4 विकल्प हैं, जितना जल्दी हो सके आप अपना उत्तर कमेंट करके दीजिए ताकि हम वीडियो में आगे बढ़ें। ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। तो जब भी आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, मध्यकालीन इतिहास जब भी आप पढ़ना शुरू करेंगे,
इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है, मोहम्मद बिन कासिम से, और ये था सन 712 ईस्वी। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला क्वेश्चन बनता है मध्यकालीन इतिहास से। अगला है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? ये हुआ था 78 एडी में, और कनिष्क जो है उसने बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध काउंसिल को करवाया था कुंडलवन में, यानी कि कश्मीर में। तो अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? मतलब कि जो भी उस समय के राजा हुआ करते थे उनके दरबार में एक एक इतिहासकार हुआ करते थे, एक या फिर दो। तो इसमें से आपको बताना है कि महमूद गजनवी के दरबार में कौन रहता था। ये था उत्बी, उल्बी या उत्बी, कहीं कहीं आपको ये मिलता है। अगला है कि सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वैधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? आपके ऑप्शन है जयपुर, उज्जैन, अयोध्या और दिल्ली। यह है राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? जैसे जो राजा थे अलग अलग इनका सिस्टम था अपना मंत्रिमंडल का, तो एक राजा का जो सिस्टम था ये था अष्टप्रधान। उसमें 8 लोग होते थे जो कि एक कैबिनेट की तरह काम करता था। तो ये किसके टाइम पीरियड पे था ये आपको बताना है। शिवाजी कृष्णदेव राय, पेशवा बालाजी, बाजीराव और अकबर। ये था शिवाजी के टाइम पीरियड पे। अगला है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है वातापी, श्रीवस्ती, कांचीपुरम, कन्नौज। ये थी इनकी राजधानी वातापी। आगे बढ़े तो अगला है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? अभी आपने देखा चालुक्य के बारे में राजधानी पूछा गया था जो था वातापी। इसमें से आपको बताना है कि कौन है जो कि चालुक्य वंश का है। विक्रमादित्य नहीं है, मंगलेश नहीं है, ये था पुलकेशिन द्वितीय। अगला है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है सांची का स्तूप। इसमें से अगर आपको ये पता हो कि बौद्ध धर्म का एक समर्थक कौन है, हालांकि इसमें से 2 लोग हैं जो बौद्ध धर्म के समर्थक हैं, लेकिन सांची का स्तूप बनवाया गया था अशोक के द्वारा। अशोक किस वंश से है? क्या आप बता पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। अशोक किस वंश से है ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगला है कि होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया? देखिए होम रूल लीग आंदोलन 1916-17 के आसपास चालू हुआ, और इसमें जो गरम दल नरम दल अलग अलग हो चुका था, मुस्लिम लीग भी, उसको एक करने का काम किया, और ये शुरू किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? एक यूरोपियन थे जो कि रिटायर अधिकारी भी था, तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या था। यह 1885 में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का A.O. ह्यूम के द्वारा। अगला है कि दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते हैं? आपके विकल्प है पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो देखिए दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें तो इनको हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या फिर महात्मा गांधी। देखिए वैसे तो देखा जाए तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, मतलब उनको हिंसा पसंद नहीं थी, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे करो या फिर मरो तो इसमें हिंसा दिखता है। फिर भी ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो पहला विभाजन हुआ बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन के बाद जब स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पे था तो उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बट गई, जिसमें से पहला था नरम दल और दूसरा था गरम दल। ये हुआ था सूरत में, जो कि कई बार पूछा गया है कि कहाँ पे बंटवारा हुआ। सूरत में हुआ 1907 में। फिर ये लोग कहाँ मिले? तो 1916 में मिले, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि एक गुलाम वंश का पहला शासक है,
जो कि राज किया था 1206 से लेकर के 1210 तक। तो ये इसकी राजधानी थी लाहौर। इसके बाद कौन आता है? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1210 से लेकर के, हालांकि बीच में एक शासक आया था लेकिन वो 2-3 महीने ही रहा, तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये रहा इल्तुतमिश 1236 तक। इक्तेदारी सिस्टम, इसके लिए कई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद रही रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 1240 तक। इसके बाद कई लोग 1-2 साल तक रहे और बाद में इसी में बलबंद भी था। अगला है कि जय हिंद किसका नारा था? जय हिंद, ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक महान और समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और कारण यह है क्योंकि कहा जाता है कि समुद्रगुप्त एक महान शासक था। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के जो घोड़े थे तीनों समुद्रों के पानी पिए थे। तीनों कहने का क्या मतलब है कि जो इधर समुद्र है, ये इसके पहले जो राजा हुआ करते थे उनका जो एरिया था केवल दिल्ली तक ही सीमित था, लेकिन जब समुद्रगुप्त आया तो इसने अपना एरिया बढ़ाया। अगला है कि यदि किसी कारणवश प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पद खाली रहता है तो प्रेसिडेंट के कार्यों को कौन संपादित करता है? तो ये किया जाता है सीजीआई के द्वारा। सीजीआई मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये किया जाता है। और अगर बाय द वे अगर सीजीआई भी कोई ना हो तब क्या होगा? तो जो भी वरिष्ठ जज होगा वो इनके जगह पे बैठेगा। हालांकि अगर इस तरह की कंडीशन आती है और राष्ट्रपति का अपना पद छोड़ देते हैं या फिर उनकी मृत्यु होती है तो उस कंडीशन में जो सीजीआई हैं अगले 6 महीने तक काम कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट चुन करके आएगा वो वहीं से 5 साल के लिए रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 2012 में चुनाव हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट 2014 में रिजाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनेगा फिर से ये अगले 5 साल के लिए रहेगा, 2019 तक के लिए, ना कि बाकी सालों के लिए। मतलब कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2017 तक ही हो रहा है। तो इस तरह होता है प्रेसिडेंट के चुनाव में। अगला है कि दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों के पूछने और उत्तर देने में लगाए जाते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहां जाकर आप बिना किसी बुक के अपनी तैयारी को कर पाएंगे। वहां आप लाइन बाय लाइन, वीडियो के रूप में, पीडीएफ के रूप में और क्वेश्चन के रूप में हर फॉर्मेट में आपको सारा मटेरियल मिलता है। यह है शून्यकाल। अगला है कि चौथी सत्ता किससे कहा जाता है? चौथा स्तंभ के नाम से आपने सुना होगा। अगर आपने चौथी सत्ता ना सुना हो तो चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस को। दुर्भाग्य है कि कुछ समय से 10-20 सालों से प्रेस पे ज्यादा अंगुली उठ रही है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ये दिया जाता है सीजीआई के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और ये अपना रिजाइन किसको देंगे? इनको त्याग पत्र 2 मुख्य न्यायाधीश दिला दिए, लेकिन ये अगर इस्तीफा देना चाहें तो किसको लिखेंगे लेटर? ये लिखेंगे हमेशा वाइस प्रेसिडेंट को। और अगर वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा देना चाहे तो ये लिखेगा हमेशा और हमेशा प्रेसिडेंट को। अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व आप देख रहे हैं, जो कि भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है, तो यहाँ पे पावर दिया जाता है राज्य को, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। अगला है कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो वो अयोग्य ठहराया जाएगा? कोई भी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो, मनोनीत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर बिना परमिशन के 60 दिनों तक लगातार गायब रहते हैं तो उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है। हालांकि ये कोई रूल नहीं है कि मतलब अगर वो 60 दिन तक गायब रहे तो 61वें दिन उनको अयोग्य ठहरा दिया जाए। ये पूरी तरह डिपेंड करेगा स्पीकर के माइंड पे।
अगला है कि निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा नहीं है। ये है कहाँ पे आपको बताना है। तो इसके लिए सही उत्तर है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पांडिचेरी को, जिसको आजकल पुदुचेरी कहा जाता है, और दिल्ली को या फिर गोवा को, तो हर जगह विधानसभा है। अगला है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है। लोकसभा के लिए रखी गई है 25 साल। तो चलिए कमेंट करके बताइए राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए। मिनिमम एज राज्यसभा के लिए कितना होना जरूरी है। अगला है संसद के दोनों अधिवेशनों का समयांतर कितने से अधिक नहीं हो सकता। मतलब कि संसद में जो अधिवेशन होते हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर ही हो जाने चाहिए, मतलब उनके बीच कितना का गैप, उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये होता है 6 महीने। अगला है कि केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो केरल का उच्च न्यायालय स्थित है एर्नाकुलम में। जैसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का, यूपी का कहाँ पर है, तो यूपी की राजधानी है लखनऊ, लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है यह है प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में। उसी तरह चलिए कमेंट करके बताइए एमपी का हाई कोर्ट कहाँ पे है। ये भी राजधानी में नहीं है। कमेंट करके बताइए कहाँ पर है। अगला है कि हेमावती निम्न की सहायक नदी है, किसकी। तो यह है कावेरी की। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में चंद्रमा क्या है। बेहद सिंपल क्वेश्चन ये है। उपग्रह ग्रह वो होते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं या फिर किसी भी तारा का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह उनको कहते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है। कमेंट करके बताइए हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है। अगर आपको विकल्प चाहिए तो केवल 2 विकल्प है हमारे पास। पहला है बृहस्पति और दूसरा है शनि। कमेंट करके बताइए। अगर आपका करंट अफेयर सही होगा तभी आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। अगला है कि मानसून का कारण क्या है। तो हवाओं के मौसमी उत्क्रमण के कारण नहीं होता है। पृथ्वी के चक्कर के कारण तो बिल्कुल नहीं होता है। ये होता है बादलों की गति के कारण। अगला है कि सुएज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यह है लाल सागर और भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है। थोड़ा जल्दी जल्दी अपना उत्तर कमेंट करके दीजिए। इस वीडियो को हम जल्दी खत्म करेंगे, हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो यह है लगभग 71%। अगला है कि देश का सबसे अधिक प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। मुंबई, कंडाला, चेन्नई और विशाखापट्टनम। सबसे प्राचीन है चेन्नई। अगला है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 43 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। यह है 43 किलोमीटर। अगला है कि सबसे लवणीय सागर कौन है। आपके विकल्प है मृत सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या फिर अरब सागर। तो यह है मृत सागर। अगला है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का पहला और दूसरा युद्ध बेहद महत्वपूर्ण है। कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये हुआ था 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। अगर तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें से मोहम्मद गोरी जीत जाता है। जो कि मोहम्मद गोरी के जीत में जयचंद का एक बड़ा रोल था, जिसको मोहम्मद गोरी ने भी 1194 में हरा दिया, जिसको चंदावर का युद्ध कहते हैं। चंदावर का युद्ध। अगला है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो यह है 8 डिग्री से लेकर के 36 डिग्री तक, बाकी मिनट था। अगला है कि राजस्थान नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है। आपके ऑप्शन है सतलज, यमुना, घाघरा और रावी। तो यह है सतलज। अगला क्वेश्चन है कि मेत्तूर बांध किस नदी पर अवस्थित है। जो मेट्टूर बांध है किस नदी पर अवस्थित है, यह आपको बताना है। जितना जल्दी हो सके आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें। यह है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध। अगला है कि डोगरी भाषा किस राज्य के लोगों द्वारा बोली जाती है। डोगरी।
ये बोली जाती है जम्मू और कश्मीर में। अगला है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय बल निम्न में से किस पर था। जैसे पंचवर्षीय योजना मतलब कि 5 सालों के लिए एक एस्टिमेट बनाया जाता था, तो अभी अभी अगर आप देखेंगे 12 से 17 तक तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। यहाँ पूछा गया है 7वीं के बारे में, ये था उत्पादकता, काम और खाद पर। अगला है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम क्या था। जब इसका फोकस काम पे था तो एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका नाम था JRY। अगला है कि भारत की कुल सिंचित भूमि का कितने % भाग नहरों द्वारा सिंचित है। तो नहरों द्वारा भारत में सिंचाई होती है 36% भाग का, बाकी नलकूप है। अगला है कि वर्तमान में भारत में बीज उत्पादक चक्र कितनी अवस्थाओं में बटा हुआ है। तो ये है 3। अगला क्वेश्चन कि निगम कर यानी कि कारपोरेशन टैक्स लगाया जाता है, आपको बताना है कि किन पर। कारपोरेशन टैक्स हमेशा लगता है कंपनियों के लाभ पे। अगला क्वेश्चन कि सीमा शुल्क है, किस तरह का कर है सीमा शुल्क। तो सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। यह सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे। यह है संगणक। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगर आप प्ले स्टोर पर SSC ऑनलाइन एग्जाम लिखते हैं तो आपको ये वाला ऐप वहाँ पे मिल जाएगा, हालांकि डायरेक्ट लिंक आपको दिया जा चुका है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।